इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। इसमें भी पहले वही बिहेवियरल मैकेनिज्म है, देन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। बिहेवियरल मैकेनिज्म आप खुद बताएं, हम क्या करते हैं गर्मियों में? हम ज़्यादा बात लेते हैं, हम कूलर कंडीशन की तरफ जाते हैं, हम फैन यूज़ करते हैं, थिन क्लोथिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही सारे बिहेवियरल मैकेनिज्म है। देन कम टू द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में क्या है? लोअरिंग ऑफ द हेयर्स। इसमें क्या होगा? हेयर्स आपके लोअर हो जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से इंसुलेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा और बॉडी से हीट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगी। देन रिडक्शन इन सबक्यूटेनियस फैट विच रिड्यूसेस द ट्रैपिंग ऑफ हीट। सबक्यूटेनियस फैट जो है अक्यूमुलेट नहीं होगा, उसकी रिडक्शन होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रैप नहीं कर सकेगा। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो हीट को प्रिजर्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें तो हीट को निकालना है, इसी वजह से फैट भी अक्यूमुलेट नहीं होगा। Then presence of sweat gland. Heat is lost in evaporite method in the form of sweat produced from the sweat gland. आपको पता है कि जैसे स्वेटिंग भी ना अल्लाह ताला की एक नेमत है। क्यों? अगर स्वेटिंग ना हो तो बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। जब भी स्वेटिंग होती है तो फ्लूइड के साथ या जो भी नमकियात बॉडी से निकल होते हैं उसके साथ वो हीट भी रिलीज आउट कर रहा होता है, बॉडी से हीट रिलीज करता है। तो स्वेटिंग इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। स्वेटिंग क्या है? कूलिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। देन panting. Panting क्या होता है? Those animals which don't have the sweat gland lose excess heat by panting, which is an efficient method of losing heat from mouth, tongue and respiratory passage. Panting क्या होता है? जो एनिमल्स के पास स्वेट ग्लैंड नहीं होते वो पैंटिंग के जरिए से हीट रिलीज करते हैं। जैसे डायग्राम में आपको ये डॉग नजर आ रहा होगा, इस तरह से माउथ खोल के वो जोर जोर से ना इस तरह से करते हैं ताकि बॉडी से हीट को रिलीज आउट कर सकें। ये एक मैकेनिज्म होता है जो एनिमल्स करते हैं। देन vasodilation of the arterioles to promote heat loss. Dilatation of the arterioles occurs so more blood flows towards the body surface. ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब भी जितना ब्लड जिस एरिया से फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा? हीट होगी, वहाँ पे उतना ज़्यादा वो एरिया गर्म हो रहा होगा, क्योंकि जब भी ब्लड फ्लो होता है तो वो अपने साथ हीट को रिलीज करता है। तो इनमें क्या होगा? वेसोडायलेशन हो जाएगी, इनके आर्टेरियोल्स क्या हो जाएंगे? और चौड़े हो जाएंगे और बड़ा हो जाएगा डायमीटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ से पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या हो? बॉडी से रिमूव हो। आई होप आपको थर्मो रेगुलेशन अच्छा समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट टॉपिक इज रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्रेन का क्या पार्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन में? सो ब्रेन में भी किसका हम डिस्कस करते हैं? इसमें हाइपोथैलेमस को डिस्कस करते हैं। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, यू नो दैट। एंड हाइपोथैलेमस हैज द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास हमारे थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, जिसको हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ये इम्पल्सेस रिसीव करता है थ्रू दी थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। बॉडी से कोई भी टेम्परेचर चेंजेस हैं उसके थर्मो रिसेप्टर्स के थ्रू ये इम्पल्सेस रिसीव करेगा। उसके बाद ये बॉडी को कमांड देगा कि आप टेम्परेचर को दोबारा से नॉर्मल सिस्टम पे लेके आए, जो नॉर्मल था। असल में थर्मोस्टेट में क्या हाइपोथैलेमस ने क्या कहती है? एक अपनी रेंज सेट की हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेट पॉइंट, ठीक है। उस सेट पॉइंट से टेम्परेचर जब भी बढ़ जाए या जब भी कम हो जाए तो ये मैसेज देता है, ये कमांड देता है कि सारी जो है आप दोबारा से टेम्परेचर को सेट पॉइंट पे लेके आए। इसलिए एक टेम्परेचर को एक लिमिट में सेट किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि 98 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री जो है इसका सेट पॉइंट कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है। जैसे कि हॉट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस शट डाउन कर देता है सारे हीट सेविंग मैकेनिज्म को और फैसिलिटेट करता है स्वेटिंग, पैंटिंग एंड वेसोडाइलेशन। हॉट टेम्परेचर पे हमें हीट जो है बॉडी से रिमूव करनी होती है, तो ये सारे हीट सेविंग मैकेनिज्म को शट डाउन करेगा और बॉडी से फैसिलिटेट करेगा कि हीट रिलीज हो स्वेटिंग के जरिए, पैंटिंग के जरिए और वेसोडाइलेशन के जरिए। कोल्ड टेम्परेचर में इसका रिवर्स हो जाएगा। ये क्या करेगा? हीट को सेव करेगा, ठीक है, और फैसिलिटेट करवाएगा स्टोर ऑफ फैट एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन। अब एक लास्ट टर्म हमारे पास रह गई है जो कि है फीवर और पायरेक्सिया। फीवर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल सेट पॉइंट, दैट इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
और 98 फ़ारेनहाइट। इससे ज़्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो फीवर कहलाता है। रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। Pyrogens from macrophage are released to raise body temperature to inhibit growth of disease causing microorganism। फीवर जो है ना वो भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। अगर फीवर ना हो तो हमें पता ना चले कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। फीवर होता क्यों है, ऐसे ही हो जाता है? नहीं, फीवर जो है किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसकी वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देते हैं ताकि वो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करें, बैक्टीरिया वायरस को ग्रो ना होने दें, उनको मार दें हाई टेम्परेचर में, और हमें भी सिग्नल दे दें कि आपकी बॉडी में कुछ रॉन्ग हो रहा है। अगर फीवर ना हो तो हमें इंडिकेशन ही ना मिले कि हमारी बॉडी में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। फीवर होता है तो हम अपना फॉलोअप के लिए जाते हैं, हम चेक करवाने जाते हैं कि हमें हो क्या रहा है, हमें किस वजह से फीवर हो रहा है। तो फीवर इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो हम हमेशा एंड ऑफ द टॉपिक पे या एंड ऑफ द लेक्चर पे डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले क्या, डिफाइन एक्सक्रीशन एंड हाउ इट अकर्स इन हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड कॉकरोच। अगर आपको मेरी डायग्राम याद होगी कि हाइड्रा में हम सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, प्लेनेरिया में भी फ्लेम सेल के जरिए से होता है, और कॉकरोच का क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बताइए? Malphizian tubules, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन की हमने एक स्लाइड पूरी डिस्कस करी थी कि पेयर ऑफ किडनी शेप ऑर्गन होता है, फिर यूरिटर्स होते हैं, फिर ब्लैडर होता है, और फिर यूरेथ्रा होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म भी हमें अच्छे से आता है। व्हाट आर द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, बताइए, रिकॉल हो रहा है आपको? Then describe in detail the behavioral and physiological mechanism of mammal in thermoregulation in cold and hot temperature। ये तो सबसे easiest क्वेश्चन मुझे लगता है, और ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है। ये जो पार्ट है ना आपका डिस्क्राइब थर्मोरेगुलेशन वाला, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका। तो इसमें आप पहले थर्मोरेगुलेशन को डिफाइन करिएगा, फिर उसके बाद आप पूरा जो है लाइन से मैकेनिज्म डिफाइन करिएगा जो हमने पढ़ा है, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, पहले हॉट टेम्परेचर में देन इन कोल्ड टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट नेम्स एंड इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स एंड किडनी। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी हार्मोन्स आर एक्ट ऑन द किडनी एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, रिकॉल करें। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड पैराथॉर्मोन। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करती थी, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की एब्सॉर्प्शन को बढ़ाती थी, और पैराथॉर्मोन कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन को किडनी से बढ़ाती है। डिफाइन इन डिटेल किडनी स्टोन्स एंड इट्स ट्रीटमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। किडनी स्टोन्स में मोस्ट कॉमन स्टोन्स कौन से होते हैं, चले बताइए। ये सब पता होना चाहिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में भी बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये सारी। इसकी ट्रीटमेंट क्या थी? इसकी ट्रीटमेंट हमने दो तरह की पढ़ी थी, शॉक वेव एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स, लिथोट्रिप्सी, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मोरेगुलेशन? चले मुझे बताएं कि ब्रेन की कौन सा पार्ट है जो कि थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है। ये थर्मोरेगुलेशन सेंटर ब्रेन में कहाँ है? हाइपोथैलेमस के पास है। कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस के पास। तो आपको इसी तरह से चैप्टर पूरा पढ़ते हुए आना है कि आखिर में आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी अगर कोई बीसीक्यूज वगैरह हो तो आप उसको आंसर कर सकें, ठीक है। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।